यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी एक नहीं हर सेक्टर में रिफॉर्म करता है, क्योंकि देखिए जो दिल्ली सल्तनत आई तो दिल्ली सल्तनत तो बिल्कुल नई सल्तनत थी इंडिया के लिए, तो यहाँ की चीज़ों के बारे में अभी इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सेटल होते होते ये सेटल हुए, लेकिन इनके अंदर खुद ही इतनी ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी को मौका ही नहीं मिला कोई बहुत बड़े बदलाव करने का। बट अलाउद्दीन खिलजी क्या था, ये एक रुथलेस किंग था, तो इसके टाइम पर अपराइजिंग या रिवॉल्ट्स बहुत कम हुए, क्योंकि जब लोगों ने देखा थोड़ी थोड़ी गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों पर, चोरी या लूटपाट की गलतियों पर ये मरवा देता था, यानी कि मृत्यु दंड देता था। और ये भी नहीं कि फांसी पर लटकवाना, नहीं, बीच चौराहे पर क्या करना, हाथी के पैरों से कुचलवा देना, ऐसी ये सज़ा देता था। चोरी करते हुए पकड़े गए तो दोनों हाथ कटवा दिया। तो इस वजह से पब्लिक के अंदर और बाकी लोगों के अंदर बहुत भय हो गया, डर गए। दूसरा, नोबेल्स के इंटरफेरेंस को ख़त्म करवा दिया, उलेमा के इंटरफेरेंस को ख़त्म करवा दिया। तो इस तरह से इसने नोबेल्स के पावर को भी कर्टेन कर दिया, यानी कि कंटेन कर लिया। अब नोबेल्स भी इसके खिलाफ होने की नहीं सोच पा रहे थे, तो इसको रिफॉर्म्स के लिए टाइम मिला और इसने रिफॉर्म्स किए। दूसरी बात, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच का भी था। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग सुनते आए हैं वो इसकी बुराइयां ज़्यादा सुनी। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था, लेकिन इसने कुछ अच्छे काम भी किए और उसका नतीजा हुआ कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी लंबे समय तक टिका भी। तो इसने कुछ जो अच्छे काम किए थे उनको हम लोग लिखेंगे अलाउद्दीन के रिफॉर्म्स के रूप में। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, रिफॉर्म्स डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, रिफॉर्म्स डन बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या है, रिफॉर्म। अब इसमें जो पहला रिफॉर्म है, फर्स्ट, वो है, देखिए, रेवेन्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन साधन क्या था उस वक्त, एग्रीकल्चर। अगर आपका एग्रीकल्चर सही नहीं है तो आपकी रेवेन्यू कभी सही रह ही नहीं सकती। इसने बहुत सबसे पहले क्या काम किया, एग्रीकल्चर को सुधारना। तो लिखिए, पहला, एग्रीगेरियन रिफॉर्म। इसको चाहे तो लिख सकते हैं अलाउद्दीन एग्रीगेरियन रिफॉर्म या एग्रीगेरियन रिफॉर्म। पहला, फर्स्ट इसने क्या किया, ब्रिंगिंग द लैंड अंडर खलीशा, ब्रिंगिंग द लैंड अंडर खलीशा। अब ये खलीशा क्या है, अब ये खलीशा क्या है, देखिए, खलीशा का, देखिए, पहले जितने भी सुल्तान थे उन्होंने इक्तादारी व्यवस्था लागू कर रखी थी, यानी लैंड का किसके कंट्रोल में, इक्तादार से कंट्रोल में है। इसने कहा कि पहले वो चीज़ ख़त्म करो, लैंड को डायरेक्ट किसके अंडर में लाओ, मेरे अंडर नहीं, राजा सुल्तान के अंडर में लाओ। तो इसने सब सारे लैंड को अपने अंडर, यानी कि सुल्तान के अंडर में लिया। नेक्स्ट इसने क्या काम किया, लिखिए, द रेवेन्यू एल्डिंग लैंड
the revenue yielding land administered directly by the Imperial Revenue Department, directly by the Imperial Revenue Department, was known as Khalisha, that is not assigned to any of the nobles as इक्ता। यानी वो लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, साथ में वहाँ से रेवेन्यू, एग्रीकल्चर अच्छा तो रेवेन्यू अच्छा आएगा। तो अगर आप नोबल्स को उसको इक्ता के रूप में दे रखे हो, तो यानी आप क्या कर रहे हो, उस रेवेन्यू को बांट रहे हो। कुछ हिस्सा एक कौन रख रहा है अपने अंडर, इक्तादार नोबल्स रख रहे हैं, और बचा कुछ आपको दे रहे हैं। और वो कितना दे रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो इसने कहा कि ऐसा है कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड जहाँ से अच्छी रेवेन्यू, अच्छी एल्ड आ रही है, अच्छी उपज वाली उपजाऊ ज़मीन जितनी है, वो सब डायरेक्ट किसके अंडर, खलीसा यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर रहेंगी। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसका है भाई, राजा का है, सुल्तान का है। इसे तो इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसने बनवाया और सारी लैंड को इसके अंडर कर दिया। तो अब डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। तो रेवेन्यू का जो डिवीज़न होता था नोबल्स और किसके बीच में, राज्य के बीच में, वो ख़त्म हो गया। यानी कि बीच के नोबल्स यानी इक्तादार ख़त्म। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने इक्तादारी व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश की। तो उसका आंसर आपको देखना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इक्तादारी की स्टार्टिंग किसने की, इल्तुतमिश ने, और ख़त्म कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। कैसे ख़त्म कर रहा है, तो सारे लैंड को किसके, खलीसा के अंडर में ला रहा है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में। सेकंड, इसी का सेकंड लिखिए, द लैंड असाइंड टू, द लैंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सब पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हाँ, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स का मैं आपको सब पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए, लैंड असाइंड इन चैरिटेबल ग्रांट्स, चैरिटी के लिए जो लैंड दिए गए थे, इन चैरिटेबल ग्रांट्स were also confiscated, the lands assigned to charitable grants were also confiscated and grants were also confiscated and brought अंडर खलीसा। तो जैसे जो लोग इधर उधर करके क्या कर रखे थे, राजाओं के द्वारा, बहुत सुल्तानों, अर्लियर सुल्तान द्वारा ग्रांट पे जो ज़मीनें ले रखे थे, उन सभी ज़मीनों को इसने क्या किया, सबको कहा कि कोई चैरिटी वगैरह नहीं होगी, सब कहाँ लाओ, खलीसा के अंडर लाओ। अगर वो कैसी ज़मीन है, एग्रीकल्चर उसकी एल्ड अच्छी है, अगर वो उपजाऊ है, तो सभी ज़मीनों को क्या लाओ, अंडर लाओ खलीसा के।
और वहाँ से टैक्स लो, यानी चैरिटी वगैरह ख़त्म। एक लेवल के बाद चैरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ तक लिख लिया ना। तो इसने क्या किया, चैरिटी वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसने क्या किया, पहले रेवेन्यू आना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा फर्स्ट मोनार्क who insisted that डोआब मतलब क्या, गंगा यमुना डोआब, इसकी बात हो रही है। डोआब मतलब गंगा यमुना डोआब। द फर्स्ट मोनार्क हु इंसिस्टेड दैट इन डोआब द लैंड रेवेन्यू that in Doab the land revenue, और लैंड रेवेन्यू को कहा क्या जाता था, इन डोआब द लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू को कहा क्या जा रहा है, खरज। क्या कहा जा रहा है, खरज। तो डोआब में, गंगा यमुना डोआब में जो लैंड रेवेन्यू है उसको किस नाम से जाना जाता है, खरज। तो अगर कभी आपके सामने आए मैच द फॉलोइंग में या सेंटेंस में कि खरज का मतलब क्या है, तो खरज का मतलब है लैंड रेवेन्यू। दिल्ली सल्तनत में खरज का मतलब है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो होता है ना आपके पास मैच द कॉलम आता है, या फिर आता है 1 पेयर इज ट्रू, 2 पेयर इज ट्रू, 3 पेयर इज ट्रू, ऑल आर ट्रू। तो अगर खरज लिखा हो और दूसरे तरफ लैंड रेवेन्यू लिखा हो तो यानी आप सही हो, या लैंड रेवेन्यू को खरज के साथ आपको मैच करना है। तो ये चीज़ याद रखिए, डोआब द लैंड रेवेन्यू को क्या कहा जाएगा, खरज। तो लिखिए खरज वुड बी assessed on the basis of measurement of the fields, मतलब agricultural fields, basis on the measurement of the agricultural fields, and fixed to half of produce, fixed half of the produce। तो खर्च कितना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर खर्च कितना था, तो आप क्या लिखोगे, 50%। या अलाउद्दीन के टाइम पर लैंड रेवेन्यू कितना देना पड़ता था, तो हाफ देना पड़ता था, यानी कि 50%। अच्छा, दूसरी बात देखिए, इसने क्या किया, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि वो दिल्ली सुल्तान जिसने लैंड रेवेन्यू को मेजरमेंट के बेसिस पर डिसाइड किया, तो आपका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आएगा कि वो दिल्ली सुल्तान जिसने लैंड का मेजरमेंट करवाया, पहला दिल्ली सुल्तान जिसने लैंड का मेजरमेंट करवाया, आपका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यही सब क्वेश्चन बनते हैं कहाँ पर, सेंटेंस में, ट्रू एंड फॉल्स में, असर्शन रीजन में, इसी टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे मंगोल्स को सेटल कराना, मंगोल्स को कि मैस्केर कराना। दूसरा खलीसा क्या है, तो खलीसा वो लैंड है जो डायरेक्ट सुल्तान यानी कि सल्तनत के कंट्रोल में है, जहाँ से सल्तनत लैंड रेवेन्यू वसूल रही है। खलीसा क्या है, खलीसा वो एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ से सुल्तान यानी कि सल्तनत, रॉयल ट्रेजरी, रॉयल रेवेन्यू डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स ले रहा है। वो ज़मीन को क्या कहा जाएगा, खलीसा। खलीसा इज़ नथिंग द
पीस ऑफ द लैंड या एग्रीकल्चर लैंड, और वहाँ से टैक्स कौन ले रहा है? डायरेक्ट इम्पीरियल, कौन है? क्या नाम दिया था? इम्पीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले रहा है। क्वेश्चन बनेगा किसने इक्तादारी व्यवस्था खत्म की? तो आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। कैसे की? तो इक्तादारों से इक्ता यानी कि जमीन को लेकर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? खलीसा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीजन में और ट्रू एंड फॉल्स में, सेंटेंस में, कि खलीसा क्या है? तो खलीसा कुछ भी नहीं है, एक जमीन का वो टुकड़ा है जहां से लैंड रेवेन्यू कौन वसूल रहा है? इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट सुल्तान ले रहा है वहां से रेवेन्यू। पहले रेवेन्यू कैसे हो रहा है? पहले रेवेन्यू लेने का तरीका है कि इक्ता के रूप में वो जमीन है, यानी कि जैसे ये पूरी टेरिटरी है तो इसको, ये इक्ता 1 हो गया, ये इक्ता 2 हो गया, यहाँ पर इक्ता 3 हो गया, यहाँ पर इक्ता 4 हो गया, इस तरह से अलग अलग इक्ता है। अब यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड होगी उस एग्रीकल्चर फील्ड से रेवेन्यू कौन लेंगे? ये सारे इक्ता लेंगे, और अपना हिस्सा रखने के बाद बचे हुए हिस्से को क्या करेंगे? सुल्तान को देंगे। अपना हिस्सा रखने के बाद बचे हुए हिस्से को सुल्तान, एस यानी सुल्तान को देंगे। बट अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये सब व्यवस्था ख़त्म करो, और उसने कहा कि ये पूरा एरिया क्या है? मेरा। ये पूरा एरिया क्या है? मेरा। और ये पूरी की पूरी जो लैंड है ये क्या है? खलीसा। यहाँ जंगल है उसको छोड़ दिया, ये एग्रीकल्चर लैंड है, क्या है? खलीसा। ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये क्या है? खलीसा। और यहाँ से अब जो भी टैक्स आएगा, जो भी टैक्स आएगा वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा? सुल्तान के हाथ में, यानी सुल्तान के ट्रेजरी में जाएगा, यानी कि इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा। तो खलीसा इज नथिंग द पीस ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम विच द रेवेन्यू इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा क्या किया इसने? क्या किया? जो लैंड रेवेन्यू है उसको किस नाम से जाना गया? खरज। लैंड रेवेन्यू को क्या कहा गया? खरज। तो कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है, यानी जो खरज हम, यानी जो टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स किस बेसिस पर लेंगे? पहले हम ज़मीन को मेजर करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा? मेजर करेंगे तो पता तो चलेगा ना कि यहाँ ज़मीन इतनी है, इतनी उपज है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? उसका 50% अपने पास रख लेंगे। इससे क्या है? जो एग्रीकल्चर मतलब जो किसान है, यानी जो पीजेंट है, उसके ऊपर भी लोड नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ज़मीन नप गई ना। पता चल रहा है कि उससे टैक्स वसूला जा रहा है 100 बीघे का, और एक्चुअल में उसके पास ज़मीन है 80 बीघा। तो ये तो उसके ऊपर क्या हो गई? जाती हो गई। या किसी के पास ज़मीन है 200 बीघा और उससे टैक्स लिया जा रहा है मात्र 100 बीघे ज़मीन की। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। कैसे? इसने ज़मीन का मेजरमेंट किया, और ज़मीन का मेजरमेंट कहा कि अगर इतनी ज़मीन है, जैसे 1 बीघा ज़मीन है, तो इसमें क्या होगा? इसका आधा, यानी आधे बीघे में जित हुआ वो हमें टैक्स के रूप में दे दो, और आधा आधा तुम रखो। अब बात है, ज़मीन तो इसने मेजर कर दिया, लेकिन ज़मीन को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे आप किलो किसी चीज़ को तौलते हो तो कहते हो ना 1 किलो है, 2 किलो है, आधा किलो है, 250 ग्राम है। तो ग्राम क्या है? आपका मेजरमेंट का यूनिट है, भार का। या अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो कहते हो ना कि मैं 100 मीटर गया, 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। तो ये क्या है? डिस्टेंस के मेजरमेंट का तरीका है। तो जब आप लैंड को मेजर करोगे तो उसके लिए भी कोई यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना आपको, नहीं तो फिर आप कैसे कहोगे कि नहीं भाई इतनी ज़मीन है? अरे इतनी तो कितनी? अगर मैं कहूँ आपसे कि आप कितना किलो वज़न उठा सकते हो, तो कहते हो, कहोगे इतना किलो।
इसका कोई अनुमान लगा? नहीं लगा। लेकिन आप कहो कि हाँ मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, इसका मतलब आपको अनुमान लग गया कि 10 किलो आप वजन उठाओगे। तो जब इसने मेजर किया ज़मीन को, तो मेजर करने के लिए अब क्या चाहिए? ज़मीन के मेजरमेंट का यूनिट चाहिए। तो इसने यूनिट बनवाया। तो क्या बनवाया? तो लिखिए यहाँ पर बिस्वा, यानी बिस्सा, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? बिस्सा। तो बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड, बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड नापा गया, यानी कि जो ज़मीन को नापा गया, तो उस ज़मीन के नाप को दिखाने के लिए क्या किया गया? एक यूनिट बनाया गया, और उस यूनिट को क्या कहा गया? बिस्वा, जिसको हम लोग आज के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बिस्सा। तो कहते हैं ना, उसके पास 1 बिस्सा ज़मीन है, 2 बिस्सा ज़मीन है, 10 बिस्सा ज़मीन है। तो ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मेजरमेंट का क्या है? लैंड मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है। अब उस वक्त कोई ऐसा इंटरनेशनल था जो राजा कह दिया, सुल्तान कह दिया, वो मान गए। सुल्तान ने कहा बिस्वा होगा, तो बिस्सा हो गया। तो आज के डेट में क्या है? 120 बिस्वा इज इक्वल टू 1 बीघा। तो जिसके पास 20 बिस्वा ज़मीन हो उसके लिए, यानी वो 1 बीघा का मालिक हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? 20 बिस्वा इज इक्वल टू 1 बीघा। ये क्या है? ये सब लोकल है। जब हम स्टैंडर्ड में तो किस में नापते हैं? एकड़ में, हेक्टेयर में, इसमें नापते हैं ना। तो ये सब क्या है? लोकल मेजरमेंट यूनिट है। तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, एकड़, हेक्टेयर, उसका यहाँ कन्वर्जन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें बस इतना जानना है कि लैंड मेजरमेंट की शुरुआत कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुई। लैंड मेजरमेंट की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाई गई? बिस्वा बनाई गई। और 20 बिस्वा का मतलब 1 बीघा, यानी आज का 1 बीघा हम कहेंगे तो वो किसके बराबर है? 20 बिस्वा ज़मीन के बराबर। यहाँ तक लिखा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये सब एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ही आ रहा है। तो कितने ढेर सारे सुधार किए इसने। इक्तादारी व्यवस्था ख़त्म करके सारा लैंड क्या किया? खलीसा में कन्वर्ट कराया। खलीसा मतलब वहाँ से सारा रेवेन्यू खुद डायरेक्ट रॉयल ट्रेजरी में आने लगी। दूसरा इसने क्या किया? चैरिटेबल लैंड्स वगैरह जो थे उन सबों को खलीसा में कन्वर्ट करा दिया। इसने लैंड रेवेन्यू किस पर डिसाइड कर दी? मेजरमेंट पर। और मेजरमेंट की यूनिट बनवा दी बिस्सा। और तो और इसने जो लैंड रेवेन्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खरज की वैल्यू फिक्स कर दी 50, यानी कि हाफ, 50% या हाफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अलाउद्दीन wanted that the landlords of the area, तो अलाउद्दीन के टाइम पे जो लैंड लॉर्ड थे उनको क्या कहा जाता था? खुद्स। क्या कहा गया? खुद्स। ये किसने नाम दिया? जैसे हम लोग कह रहे हैं जमींदार, या इंग्लिश में क्या क्या? लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड मतलब ज़मीन का मालिक। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़मीन के मालिक को कहा गया लैंड लॉर्ड। तो पर्शियन में क्या कहा गया? पर्शियन में लैंड लॉर्ड को कहा गया खुद्स। क्या कहा गया? खुद्स। और ये खुद वर्ड कौन यूज किया था? ये यूज किया था, लिखिए, बाई
अलाउद्दीन वांटेड दैट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द एरिया खुद्स, यानी खुद्स कौन है? लैंडलॉर्ड। और ये खुद्स वर्ड यूज कौन किया लैंडलॉर्ड के लिए? बर्नी द्वारा। जो बर्नी राइटर था ना, उस बर्नी ने, अब बर्नी के बारे में आगे आपको सब पढ़ाऊँगा, उस बर्नी ने लैंडलॉर्ड्स के लिए जो वर्ड यूज किया उसको कहा गया खुद्स। तो अगर आपके सामने कभी खुद्स वर्ड हो और दूसरे साइड अगर मैच द कॉलम आए, तो खुद्स को आपको किसके साथ मैच करना है? लैंडलॉर्ड्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो खुद्स एंड एक और नाम दिया गया, वो कौन सा नाम था? एंड MUQADDAM, मुकद्दम्स। क्या कहा गया? मुकद्दम्स। मुकद्दम्स के कौन कहा? आल्सो जमींदार्स फॉर फर्स्ट टाइम बाई मुकद्दम्स आल्सो जमींदार्स फॉर फर्स्ट टाइम बाई खुसरो। तो जो राइटर थे आमिर खुसरो जो थे, वो खुसरो साहब ने क्या किया? लैंडलॉर्ड्स को किस नाम से संबोधित किया? मुकद्दम्स नाम से या जमींदार नाम से। दो नाम उन्होंने दिए, मुकद्दम एंड जमींदार। और बर्नी ने क्या नाम दिया लैंडलॉर्ड को? खुद्स। ठीक है, तो यही जो जमींदार वर्ड है ना, ये जमींदार वर्ड काफ़ी फेमस हो गया। मुकद्दम या खुद से ज़्यादा फेमस हो गया जमींदार। तो आज भी हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं लैंडलॉर्ड्स के लिए? जमींदार वर्ड। कहते हैं ना अगर वो बहुत बड़े जमींदार हैं, यानी कि उनके पास बहुत सैकड़ों हेक्टेयर या एकड़ की ज़मीनें होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैंडलॉर्ड के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्द के लिए कई ढेर सारे, तो क्या आएगा? पहला आएगा खुद, दूसरा आएगा मुकद्दम, तीसरा आएगा जमींदार। ये तीनों का मतलब मीनिंग एक ही है, लैंडलॉर्ड। खुद वर्ड दिया बर्नी ने, मुकद्दम और जमींदार वर्ड दिया खुसरो ने। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखेंगे? अलाउद्दीन वांटेड दैट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द एरिया, यानी कि खुद्स एंड मुकद्दम्स शुड पे same taxes as the others। यानी कि जो जमींदार लोग थे उनको जो टैक्स में छूट वगैरह मिलती थी कि भैया तुम अपना रख लो और बाकी देना, ये करना वगैरह वगैरह, वो कहा कि ना, सब लोग 50% देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ही रेज्ड मतलब बढ़ा देना। ही रेज्ड the salaries of amils। He raised the salary of the amils, AMILS, amils and local officials। He raised the salaries of the amils and local officials to stop corruption in direct tax policy and their
accounts and their accounts strictly audited. He raised the salaries of the armies and local officials to stop corruption. Indirect in के बाद direct indirect tax policy and their accounts strictly audited. ये आमिल्स कौन थे? आमिल्स वो ऑफिशियल्स थे जो लैंड का मेजरमेंट कर रहे हैं। आमिल्स कौन है? आमिल्स आर द ऑफिशियल्स जो क्या कर रहे हैं? लैंड मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो आमिल्स वेयर द ऑफिशियल्स हु यूज्ड टू मेजर द लैंड एंड कीप इट रिकॉर्ड। तो ये आमिल्स, उसके नीचे बाकी ऑफिशियल्स, उसके ऊपर के ऑफिसर्स, तो ये जितने भी ऑफिशियल्स थे इन सब की सैलरी क्या की? अलाउद्दीन खिलजी ने इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि इसने एक पॉलिसी ये सोचा कि अगर इनको हम सैलरी कम देंगे तो कम सैलरी के नाम पर ये क्या करेंगे? अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए करप्शन करेंगे, और करप्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को कंटेन करने के लिए इसने क्या किया? इन लोगों की सैलरी इंक्रीज कर दी ताकि इनके पास काफ़ी पैसा रहे, ज़्यादा पैसा रहेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो करप्शन कम करेंगे। दूसरा, इनके जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स की ऑडिटिंग शुरू करवा दी। अकाउंट्स की ऑडिटिंग तो आज भी तो हम देखते हैं ना, ऑडिट करवाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास तो कैग है, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के सभी खातों की जांच, सरकार की जांच करता है। क्यों? ताकि करप्शन न होने पाए, और करप्शन हो तो उसके बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर इसने क्या किया? सारे आमिल्स और ऑफिशियल्स की अकाउंट की ऑडिटिंग कराना शुरू कर दिया कि उन्होंने जो रजिस्टर्स बनाए हैं, जो उन्होंने हिसाब रखे हैं, भाई हर चीज़ क्या हो रहा है? अब लिखित हो रहा है कि कितना टैक्स आया, आपने किससे कितना टैक्स वसूला, कहाँ पर कितने खर्चे किए। तो उसमें क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए ना, कि आपने कितना टैक्स वसूला, कितना आपने राजस्व कहाँ खर्चा किया, और बचा हुआ कितना आपने क्या किया? ट्रेजरी में जमा किया। ये सारा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा इसका मतलब करप्शन हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस इसने अपनाई किस लिए? ताकि टैक्स चोरी, लैंड रेवेन्यू की जो चोरी हो रही है, यानी कि खर्च की जो चोरी हो रही है, वो न हो पाए। इस तरह से इसने क्या किया? ढेर सारे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स किए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत छोटा सा सिंपल सा लिखिए, इक्तादारी became लूज और वीक। इक्तादारी became लूज और वीक, यानी इक्तादारी व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो गई। क्यों? क्योंकि सारे इक्ता जो थे ज़मीनें, उसको क्या कर लिया इसने? खलीसा में कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो सुल्तान जिसने सारे लैंड को खलीसा में कन्वर्ट किया, या खलीसा का मतलब क्या है, तो अब आप उसका आंसर दे लोगे कि अलाउद्दीन खिलजी था जिसने इक्तादारी व्यवस्था को ख़त्म किया या वीक किया। इसने इक्ताज को क्या किया? खलीसा में कन्वर्ट किया। खलीसा का मतलब वो लैंड का एरिया जो डायरेक्ट किसके अंडर में? सुल्तान के अंडर में आ रहा है, यानी कि वहाँ से टैक्स डायरेक्टली सुल्तान के पास जा रहा है, इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रहा है। जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, तो डोआब वाले एरिया से जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, उस लैंड रेवेन्यू को किस नाम से जाना जा रहा है? खरज नाम से जाना जा रहा है।
इसने क्या किया, अपने टेरिटरी में लैंड का मेजरमेंट करवाया। मेजरमेंट के लिए जो यूनिट बनाई उस यूनिट का नाम इसने क्या रखा, बिस्वा रखा। साथ में इसने लैंडलॉर्ड्स, जिनको खुद या मुकद्दम या जमींदार कहा जा रहा है, उन लैंडलॉर्ड से भी इसने उसी अमाउंट में टैक्स लिया जितना बाकियों से लिया जा रहा है। साथ में इसने जितने आमील्स यानी कि लैंड मेजरमेंट करने वाले ऑफिशियल्स और उसका रिकॉर्ड रखने वाले और बाकी उसके सहायक ऑफिशियल्स या उससे बड़े लेवल के जितने भी ये लोकल लेवल के ऑफिशियल्स थे, सबकी सैलरी इंक्रीज कर दी ताकि ये लोग करप्शन न करें। साथ में इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी करवाता था। इस तरह से इसने क्या किया, ढेर सारे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया। यानी अब रॉयल ट्रेजरी में ज़्यादा टैक्स आना शुरू हुआ जिससे कि रॉयल ट्रेजरी भरी रहे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं।